तो लीजिए प्रस्तुत है फणीश्वर नाथ रेणु के आत्मरेखा चित्र पर आधारित नाटक नक बेसर। निर्देशक श्री आनंद मिश्रा। नाटक की के मानचित्र में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के उजाड़, झाड़, झंखाड़ और जंगली इलाके वाली भूमि पर उंगली डालकर बोले, यहाँ इस गांव में एक ऐसे जीव को भेजा जा रहा है जो एक ही सा सुर और असुर, सुंदर और असुंदर, पापी और विवेकी, दुरात्मा और संत, आदमी और सांप, जड़ और चेतन सब कुछ होगा। धरती की मांग पर विशेष रूप से इसे भेजा जा रहा है। अतः 4 मार्च 1921 शुक्रवार को उस औराही हिंगना गांव में जब आम की डालियां मधुमय मंजरियों से झुक गई, फगुनिया हवा मधु से माती धूम मचाने लगी, तो नकबेसर लेकर उड़ भागने वाला कागा अचानक अमंगल की आशंका में अशुभ और डरावनी भाषा में बोला, तभी कौवे के चोट से नकबेसर छूटकर धरती पर गिरा और त्राही कर उठा। एक अंधकूप घर के गुप्त अंधेरे में इलाके की मशहूर डायन बूढ़ी की जलती हुई निगाह कुछ ढूंढने लगी और अपनी पतोहू के कोख से निकली हुई संतान को पुल्लिंग पाकर परम प्रसन्न हुई, किंतु उसके धतूरे के बीच जैसी काली काया को देखकर घृणा से मुंह बनाती हुई बोली, ये धतूरिया कहाँ से आ गया?
छठी की रात तक चित्रगुप्त जी लेखनी थाम कर बैठे रहे। श्रीमान धतूरी नाथ को छठी के एक दिन पूर्व से ही छींकें आने लगी। गायन दादी ने चांद मड़वा नामक प्रसिद्ध वन औषधि की कोमल पत्ती को घी के चिराग में सेककर इनके ब्रह्मांड पर रखा, किंतु नवजात शिशु के रोदन और छींकन में कोई कमी नहीं। दादी घबराई। चांद मड़वा की पत्ती भी नहीं मानती सर्दी। और बच्चे की आवाज जब बिल्ली के मरियल बच्चे की तरह सुनाई पड़ने लगी तो उसके 6 दिन के बाद से रहा नहीं गया। बुढ़िया घोड़े पर सवार एड़ लगाई कि घोड़ा हवा। शहर पहुंचा। गोपाल डॉक्टर बाबू साहब के सामने हाथ जोड़कर विनय की मुद्रा में सब हाथ सुनाए। डॉक्टर गोपाल बाबू साहब ने अलमारी से एक बोतल निकाल दी जिस पर लोहे के तार में जाली मड़ी हुई थी और लेबल पर अंग्रेजी में एक कलापूर्ण दस्तखत किया गया था। दवा की पहली बूंद मुंह में पड़ते ही वो मुस्कुरा पड़ा, आंखें मूंदे ही। दवा की जो 4 बूंदें उसे गिनकर चटाई गई थी उसमें अमृत की एक ही बूंद थी। बाकी 3 बूंदों की आग को उस नवजात नीलकंठ ने अपने नन्हे से कलेजे पे छेड़ लिया। कहा भी गया है, होनहार गिरवान के होठ चीखने पार सियारों के दल ने करुण सुर में सामूहिक विलाप करना शुरू कर दिया। मरघट के बूढ़े पीपल पर बैठे लोलुप और उत्कर्ण राजगिद्ध ने निराश होकर डरने झट पटाए। उल्लू ने कचपचाकर रात ढल जाने की सूचना दी। उरैन के पात पर पड़े धड़कते कलेजे से जुड़ा सोया नगरेसर। तब चित्रगुप्त जी मुस्कुराकर बोले, अहो, इस शैतान संत की जीवन कथा अवश्य ही मद मधु और हलाहल में बारी बारी से लेखनी बोलकर लिखने योग्य है। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने लिखा, जातक का नाम पहले फणीचंद पड़ेगा, कैसा है बबुआ? जो गांव भर में फनिंदर से फुलेसर कहलाता हुआ अपने आप को फणीनेश्वर नाथ रेणु के नाम से प्रसिद्ध करेगा। चूंकि जातक ने छठी की रात को दूध के बदले नीट यानी निखालिस जॉन एक्सा नंबर 1 पान किया है, इसीलिए 6 वर्ष की उम्र में ही सीसी बोतल पर रखे हर तरल पदार्थ को पीने की चीज समझेगा। सुख संचारक की कंपनी की मशहूर दवा सुधा सिंधु हो या डॉक्टर एसके बर्मन का अरकपूर काफ अथवा लखी विलाम चाय की रासन तेल, चूंकि इसके ब्रह्मांड पर चांद मड़ुआ की सेकी पत्तियां डाली गई थी, इसीलिए जड़ी बूटी के नाम पर भांग, धतूरा, गांजा, चरस, चंडू, अफीम सखियां सेवन करके सिद्ध होने की चेष्टा करेगा। वैष्णव परिवार पर जन्मे हुए शांत प्रकृति के पुत्र की बाल लीला देखकर इसके माता पिता चिंतित रहेंगे। सिर में तेल और आंख में काजल लगाने के डर से भागकर धान खेती में सारा दिन धान रोपने वाले मजदूरों के साथ कीचड़ पानी में मछली और केकड़ा पकड़ता फिरेगा। घर पहुंचकर गुनगुनाती हुई आग में डालकर उन्हें भुनेगा। जलते हुए जीवों की चिड़ाइन गंध वैष्णव परिवार के चोया, चंदन, धूप धुना में सुगंधित वातावरण पर छा जाएगी। नकबेसर लेकर भागने वाले कागा के शाप से ये प्रेम वाण से घायल होकर विरह कथा से तड़प तड़प कर महीनों रत जगा करके सपनों के जाल बुनेगा। आलस की बुनियाद उन्हीं दिनों पड़ेगी। इस कारण जीवन यात्रा पथ में जवानी में कदम रखने के बहुत पहले ही जहां छांव दिखेगी वही जीवन पर सुस्ताना चाहेगा। आलसी, कामी, क्रोधी यह मनुष्य पहले दर्जे का लोभी होगा। चूंकि इसने शुक्रवार को जन्म ग्रहण किया है, इसलिए इसका शुक्र प्रबल रहेगा और इसके प्रबल प्रताप से हर तरह के सु और कुकर्म का भागी हो सकता है, अर्थात चोरी डकैती से लेकर हत्या के इल्जाम से लेकर चीटिंगबाजी और चमचोरी तक। नकबेसर वाली ने अपने नकबेसर को फिर से पाकर आनंदा तिरेक में अपनी आंखों से लगाकर अपने कलेजे से लगा लिया था, इसलिए थोड़ा पुष्प, कुछ यश और स्वल्प अर्थ भी अर्जन करेगा। वाह, हो गया? हाँ? कुछ बचा? नहीं सब लिखा है। ये लीजिए। कहाँ जा रहे हो? छाता लीजिए बता। अरे रुक लो भाई, कोरोना का जमाना है, थोड़ा सा हाथ तो सैनिटाइज कर लें तो। हाँ, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अब ले लीजिए। कहाँ जा रहे हैं ये तो बता दो। ये जो अभी कर्म दंड लिख रहे थे गुड़ गोबर किए हैं उसको भोगने की जाना पड़ेगा। चित्रगुप्त जी ने जो जीवन लेख लिख दिया वो भला कैसे लिखे? इसलिए
मुझे उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना पड़ रहा है, चल रहा। इसलिए जीवन राह में मुझसे जो कुछ भी बुरा या भला होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, क्योंकि लिखने में तो कुछ लगता नहीं है। उनको भी कुछ नहीं लगा, कलम उठाई और लिख दी। लेकिन भोगना पड़ता है अदा करने वाले को। और फिर जीवन के सुख और दुख को भोगने के लिए बनाई गई इस माटी की काया का भला इसमें क्या दोष? ऐसे अश्लील रचना लिखने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। इरादा है जब लिखूंगा कुछ रख ढक कर नहीं लिखूंगा, अपने जीवन काल में ही उसे प्रकाशित करके सारी विवादास्पद बातों की सफाई करके ही इस धराधाम से जाऊंगा। यहाँ से जाने के पश्चात प्रकाशित होने वाले संस्करण में मेरी जो नंगी तस्वीर छपे उसकी व्यवस्था करके ही जाऊंगा। जीवन काल में बाहर से कटी गंजी और अंडरवियर पहनकर खिंचवाई गई अपनी तस्वीर छापने की इजाजत दे सकता हूँ। आज आत्मरेखा चित्रण के नाम पर उस बृहद ग्रंथ की विषय सूची संक्षिप्त व्याख्या सब प्रस्तुत है। विषय सूची के प्रथम अध्याय का बतौर एक अंश संक्षिप्त व्याख्या सब सुनिए। मसलन कागा के श्राप से प्रेम मार्ग में घायल होने वाली बात को ही ले लीजिए। हमारे गांव के एक किनारे से कच्ची सड़क गई है और सड़क के किनारे ही हम लोगों का कलमी आमों का बड़ा सा बगीचा है। बगीचे के आसपास भी एक पाकड़ का पुराना पेड़ था। पेड़ के नीचे राही बटोही बैठकर सुस्ताते थे। वहां पर गाड़ियां लगती, डोलियां रुकती और किसी भी दुल्हन की सवारी को देखकर हम दल बांधकर चिल्लाने लगते, लाल गली लाल कन्या पान खाए, लाल गली लाल कन्या पान खाए। चल 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 तेज तेज चल 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 तेज 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 चल तेज 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 चल 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 चल। लेकिन वो दुल्हन नहीं थी, किसी की। गाड़ी रुकी और अपनी माँ का हाथ पकड़कर मुस्कुराती हुई उतरी। लाल सालू की घेरदार साड़ी और कान में रूपे के नन्हे नन्हे झुमके और माथे में सिमथन। सिमथन के चांद पर हरे कांच का टुकड़ा जला। आम के पत्तियों को हटाकर सूरज ने उसे देखा। मेरी आंखों के आगे 7 रंगों के तरंग। संयोगवश मैं भी अपनी माँ के साथ था। हमारी माताओं ने आपस में बातचीत की, एक दूसरे से परिचित हुई, पर हम एक दूसरे को ही देखते रहे एक तक। फिर हमारी माताओं ने बारी बारी से हमारी चर्चा की। उन दिनों मेरे माता और पिताजी भी किसी भी अजनबी से ये कहना नहीं भूलते थे, इसे हिंदी बंगला दोनों रामायण की कई चौपाइयां कंठस्थ हैं। ये रामायण के सभी दोहे सोठे बिना किसी सिलसिले के गा देता है। पर मुझे उस दिन सिर्फ यही पंक्तियां याद आई थी। मन जाहिरा कहूँ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरे। उनके बैल सानी पानी खाकर तृप्त हुए। उनका गाड़ी बांध गांव में जाके तंबाकू पी आया। चल 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 तेज 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 चल चल चलो चलो तेज तेज तेज। मुझे लगा मेरा सब कुछ जा रहा है। मैं जोर जोर से रोना चाहता था। चल 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 चल। मैं भगवान से विनती करने लगा कि गाड़ी का पहिया टूट जाए, थोड़ी देर के लिए सही, और भी लग जाए गाड़ी। पर दूर जाने वाली गाड़ी ऐसी ढीली ढाली नहीं होती। चल 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 की मनोती कबूल कर खराब हो जाए। उसने चलते चलाते अंतिम बार मुझसे आंखें चार की। चल 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 घर पहुंचकर 1-1.5 घंटे तक
मैंने उस मंद मंद हासिनी सुहासिनी अबोली भोली घाघरी वाली छोरी के बारे में घुमा फिरा के माँ से कई प्रश्न पूछे थे। खाते खाते मैंने माँ से पूछा, माँ ए माँ, उन लोगों ने खाने में क्या खाया होगा? पूरी तरकारी और हलवा। अब यह कौन बताए कि उन लोगों ने क्या खाया होगा? वैसे तू इतने प्रश्न क्यों पूछता है? वो छोरी तुझे पसंद नहीं है? विवाह करेगा? धत 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 मैंने लाज के मारे अपनी निगाह दूध के कटोरे में गड़ा ली, लेकिन धत करने से क्या? वो लड़की मुझे पसंद थी। और मन में ये बात उपज गई कि झूठ बोलना छोड़कर यदि झूठ लिखा जाए तो ये बात पुण्य में बदल सकता है। और अब तो झूठ का जहाज ही चला रहा हूं, पेशा ही यही है। मगर आज अपने बारे में कुछ लिखते समय करीब आधा दर्जन लोगों की यारों की याद आ गई। एकदम बढ़िया बढ़िया, पिताजी की सेवा करो, आशीर्वाद मिलेगा। नमस्ते। और प्लेसर क्या हाल चाल बा? एकदम बढ़िया। चलो भाई कुछ कसरत कर लो भाई। नहीं, ये हमसे ना हो पाएगा, हम लिखने में ठीक है। चलो ठीक है। फर्नांडो, पान खाओगे? याद है ना? चले हम गड्डी में हो क्या? पान खवावे आ गए, खिलाए के तो जा रहे हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कैसे हैं रेणु जी? सब आपका आशीर्वाद। सब कुशल मंगल जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अरे और रेणु कब आ गए? 2-3 दिन ही हुए। और बढ़िया है? सब बढ़िया। चुनाव नजदीक आ रहा है, ध्यान देना पड़ेगा। ये कोई कहने की बात है? चलो नमस्कार। नमस्कार। और फरींदर, बोलो नई किताब लिखे हो? अबे नहीं, लिखा तो जरूर है। अरे ठीक है। ये सभी किसानी करते हैं, गाड़ी वानी करते हैं, पहलवानी करते हैं, शिक्षक हैं, एमएलए हैं, भूतपूर्व क्रांतिकारी हैं और आज के सर्वोदयी हैं, वकील हैं, मुहर्रिर हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, पान की दुकान चलाते हैं। पर ये सभी अपना पेशा करते हुए मेरी रचनाओं को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ते हैं और मेरी रचनाओं को पढ़ते समय उनमें अपने जीवन की छायाओं को ढूंढते रहते हैं। और कभी कभी तो मुझसे मिलने पर मुझे छेड़ते हुए कहते हैं, साले वो जो लिखा था सो वहां वाली बात है ना। किंतु एक बार तो मेरे पूज्य शिक्षक ने मुझसे पूछ ही लिया था। रेणु, अच्छा एक बात बता रहा तो, वो जो अफीम खाकर आत्महत्या करने वाली घटना है, उसकी कहीं कोई छाया अथवा उसके मूल में जो कहानी थी तो? उनके इस प्रश्न पर मैं विधिजनोचित हंसी नहीं हंस सका। सब पकाकर और संकोच में उनसे बस इतना ही कह पाया, सर शायद उस अप्रिय और मूर्खतापूर्ण घटना की ग्लानि के कारण मैं उसे भूलता गया। और सच कह रहा हूँ सर, अभी आपने कहा तो मुझे अचानक से याद आया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने बारे में अथवा आत्म परिचय देने वाले लेख में जहां भी मैंने किसी बात या घटना को जरा भी तोड़ा या मरोड़ा, वे सभी जो जहां है मुझे गालियां देंगे और कई दोस्तों से हार जीत की बाजी लगाकर प्रतिज्ञाबद्ध हूं। अपने बारे में जब लिखूंगा बेपर्द होकर लिखूंगा। अपने जीवन काल में उसे प्रकाशित करने का भी साहस भले ही ना हो, जीवन लीला समाप्ति के बाद उसे छपाने की अनुमति किसी भी प्रतिष्ठित और जिम्मेदार प्रकाशक को दे जाऊंगा। नेपाल के जंगलों के मचानों में बैठकर
जिन दोस्तों के साथ शेर का शिकार किया, वे आज ऐसी स्थिति में नहीं है कि मेरी डींगों का विरोध कर सके अथवा मेरी हास्यास्पद परिस्थितियों का रोचक वर्णन ही सुनाकर मुझे छोटा बना सके। अपने जिले के 30% गांव में रहा हूं, 5 गांव और 5 परिवार में वर्षों रह चुका हूं। टीबी से पीड़ित होकर लगातार 1 वर्ष तक सचमुच बिस्तर पे लेटा रहा हूं। कंप्लीट रेस्ट का अर्थ है सोए सोए सभी कार्य। मेरा अचल नेपाली भी लिख पढ़ लेता हूँ, बंगला भी, उर्दू के दैनिक अखबारों की सुर्खियां और मासिक पत्रिकाओं की कहानियों को टटोल टटोल कर पढ़ समझ लेता हूँ। मेरा अचल की प्रसिद्धि के बाद चेहरे पर एक मुखौटा धारण करके जी रहा, घुटकर मर नहीं जाता। कारण है मैं हर दूसरे या तीसरे महीने अपने गांव जाता, जहां पर घुटने से ऊपर लुंगी या धोती पहनकर फटी हुई गंजी पहने हुए खेतों और मैदानों में घूमता। अरे भनिंदर कब आ गए? बस वहीने आई बा। अरे घूमा गांव, जा जा घूमा। का हो कोबर से आ गई ना? आ गई यार। और काकी ठीक है बेटा, तुम कैसा हो? 1 नंबर। आ गई लू शहर से फनिंदर। आ गई लू। कहाँ जाते धोती उठा के? जा रहे घर के। अच्छा, आवे भी दाल भात खा लिए। काका प्रणाम। जियत रहा लाला। का है खेत के चल का बा? अरे सुखान जाके मटरिया काल जाएगी। हैं? घरे से होके आई थी। तुम्हारी तो जय हो। तुम्हारी भी जय हो। और काका तो आ गई तो जहाँ अश्लील से अश्लील कार्यों के बगैर कोई किसी से बात नहीं करता। पशु और पक्षियों तक की माँ से भी निकटतम संबंध स्थापित करने की तमन्ना होती है यहाँ के लोगों में। जी हाँ, फणीश्वर भी देते हैं, लोग उन्हें भी देते हैं। अश्लील से अश्लीलतम घटनाएं जहाँ दिन रात घटती है, एक से एक चोरी, एक से एक क्राइम। जी हाँ, फणीश्वर भी कर चुके हैं। गांव जाकर मुखौटा उतार कर ताजा हवा में फेफड़े मजबूत कर लेते हैं। सूरज की आंच में अंग प्रत्यंग को सेकाते हैं फणीश्वर। ए दूरी बैठा है। हो शिपू भैया, रात के बहुत आवाज आवत रही कमरा से, भौरी पिटाई करत रही का? लजानत एक तो नहीं, माने रात बिना दूसरा के घरे में कान लगाए रहा था, तुझे काम नहीं ना? कान दीजिए भगवान से काहे के लारे, सुनो ही लारे ना। अब आप सुमेशरा के लड़के नहीं तो कहा तुमका रात के साथ भैंसिया ढील के सगा खेत चरा लेते हैं। अब ओकर बियाह नहीं पाया ना, यही से भौजी मारत रही है। उनका दूरी में है। एक बड़ा दुख है, खींचा आ रहा हमारे ऊपर यार, मंजन करना नहीं आता। दूर आओ। हमारे गांव में बांस की झाड़ियों या मैदानों की ओर लोग मुक्त कर छुपके निर्गत होते हैं ना, फिर पटना आते समय भद्रता का मुखौटा ओढ़ लेते हैं फणीश्वर। अब इससे उतार फेंकना चाहते हैं। चित्रगुप्त जी के प्रताप से फणीश्वर ने अपनी चालिका में जो जो चरित्र किए हैं उनकी मोटी मोटी बातें बता देती हूँ। इन रचना प्रक्रिया में इन बातों को उनकी रचना प्रक्रिया से क्या संबंधित हो सकता है, विवेकी पाठकगण से जानें। पेशे के नाम पर मैंने राजनीति को छोड़कर या उसे भी पेशे में शामिल किया जाए। जो जो कार्य मैंने किए हैं उसकी तालिका प्रस्तुत है। मित्र की मिठाई की दुकान में मैनेजरी कर चुका हूँ 2 महीने। शहर के प्रतिष्ठित पुस्तकालय में 9 महीने लाइब्रेरियन, एक राइस एंड ऑयल मिल्स की नौकरी, दूर देहात में धान खरीदने की 3 दिन, और ऑल इंडिया रेडियो में 2.5-3 वर्ष। नमस्कार, यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी ही देर में साहित्यिक विमर्श का आनंद लीजिए फणीश्वर नाथ रेणु के श्रीमुख से। दासानुदास ने अपने दास जीवन में काफी लाभ उठाया है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमें से काकोड़ी खानी हमें खाने के राजनीति में स्टूडेंट फेडरेशन से लेकर किसान सभा, मजदूर आंदोलन, 2 मुल्कों की आजादी के आंदोलन में सतत सक्रिय भाग ले चुका हूँ। गुरिल्ला
लड़ाई लड़ चुका हूं। बरसों जेल में रहा हूं, शेर की जगह काटिए और लाठियां खाइए। अरे ये क्या हो रहा है गांव में? हैं? अरे भाई बताओ। छी 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 बच्चे अश्लीलता फैला दी समाज में। अरे कोई जाके इनके पिताजी को बताओ। गांव में समाज को दूषित कर दिया। बच्चे के नीचे के इनको देख के कोई संस्कार ना कीजिए चाहिए। तुम आंखें बंद करो अपनी। प्रेम नहीं, प्रेमों में पड़े हैं। प्रेमी बनकर 3-4 सालों तक प्रेमी के निरालेपन। यहाँ इन्हें पंडित राधेश्याम कथावाचक अभिमन्यु नाटक का वह गीत बहुत गाने का मन कर रहा है। गा लेने दीजिए जरा सस्वर। देखो प्रेमों का पंथ निराला, देखो प्रेमों का पंथ निराला, देखो प्रेम का पंथ निराला, देखो प्रेम का पंथ निराला, देखो प्रेमों 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 का पंथ निराला। पर ठोकरे खाते फिरने का अभिनय करना पड़ा है। प्रेमनगर में कई घर बसाए, सब संसार से तजकर। कई घर आंधी और तूफान में उड़े और किसी में घर के चिराग से आग लगी। कहीं घर अभी बरकरार, कहीं दिनों में फिर घर। साहित्य पठन पाठन रामायण महाभारत पंचतंत्र से शुरू करके मेला छपनी, बेटी बेचुआ, बटोहिया, नंदी घोजिया, विदेशिया, बेताल 25सी, सिंहासन 32सी, बकौल मरहूम विमल मामा के। हिंदी में चंद्रकांता के बाद कोई उपन्यास प्रकाशित ही नहीं हुआ। बेहतर हो कि पढ़ाई लिखाई के बाद गोल कर दूं, क्योंकि स्वयं चित्रगुप्त जी मेरे बारे में लिखते समय अन्य मनस्क हो गए थे। अपने बारे में जब भी कुछ लिखना चाहा, जीवीएस की मूर्ति उभर कर सामने खड़ी हो जाती। आंखों में व्यंग और दाढ़ी में एक भेद भरी मुस्कुराहट। कलम रुक जाती। अपने बारे में सही सही कुछ लिखना संभव ही नहीं, कोई लिख ही नहीं सकता। इसलिए मैं इस ओर से निश्चिंत था। मित्रों ने आईने के सामने मुझे नंगा होने के लिए कहा, लेकिन मैं अपने चेहरे पर पड़ा मुखौटा तक नहीं उतार सका। कथा दशक योजना की घोषणा हुई तो मैं फिर से चिंतातुर हुआ। कथा के साथ 2 तस्वीरें चाहिए थी, एक बाहरी सूरत की और दूसरी भीतरी सूरत की, या फिर कथा के साथ 2 तस्वीरें। भाई मार डाला। भाई राम कुमार ने कई स्केचों के माध्यम से आत्मकथन प्रस्तुत करे और मेरा दिल ईर्ष्या के मारे चलने लगा। मन कुंठित हो गया मेरा, कलम कटा गई। तकाजे की ध्वनि क्रमशः तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। क्या करूं, आंकना नहीं आता। दुहाई रविंद्रनाथ, रक्षा करो गुरु। दुहाई रविंद्रनाथ, रक्षा करो गुरु। स्मृति पटे जीवने छवि के आखिए जाए जानिए। जीवने बाहिरे छवि दीगने छवि आकाश चलते थे। कवि की इन पंक्तियों को पढ़कर अवसाद दूर हुआ। मैंने भी अपने स्मृति भंडार के दरवाजे पर लटकता हुआ ताला खोला, किंतु द्वार खोलिया देखी ना, जीवो ने स्मृति
जीवों ने इतिहास में तहा एक अदृश्य चित्रकारेर स्वहस्तेर रचना। 6-7 साल की उम्र में मैंने अपने पिताजी को अपने बारे में बड़े सहज ढंग से एक अद्भुत कहानी सुनाई। टटके और घनघोर आर्य समाजी पिता के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी। उन्होंने मां को बुलाकर कहा, सुनती हो? सुनती हो? क्या है? बोलो। सुनो ये क्या कहता है। मैंने भी मां को स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तुम मेरी मां नहीं, मेरी मां ने मुझे मिट्टी की हंडी में बंद करके नदी में डाल दिया था। बहते बहते हंडी घाट पर जा लगी, इसीलिए मिला हूं मैं। मां ने पिताजी को उलाहना देते हुए कहा, मैं मना कर रही थी ना, बच्चे की बोली साफ साफ फूटी नहीं कि रामायण और महाभारत पढ़ाने लगे। उसी का नतीजा है माथा ना खराब हो जाए बच्चे का। मैंने जारी रखा, मुझे पूर्व जन्म की बातें याद है। मैं स्कूल में पढ़ता था। आहा, कितना सुंदर था हमारा स्कूल। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, पोखरे में पुरैन के फूल। एक दिन मैं फूल लोढ़ने के लिए, हे भगवान, ये क्या हो गया तुझे? इधर आ, बैठ। आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? घर में सब आनंद मंगल। आप सुनाइए। सब आनंद मंगल। आप बताइए। सब ठीक। ये है मेरा बेटा फरिंदर। अच्छा, इसे रामायण की सभी चौपाइयां और महाभारत के सभी श्लोक कंठस्थ हैं। ये गाता भी है। बहुत बढ़िया। तो बेटा कुछ रामायण की चौपाई सुना तो तुम गाते हो हमें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। वाह बेटा, महाभारत का कोई श्लोक सुना तो तुम्हें याद हो। नैनम छिद्रति शास्त्राणि, नैनम दहति पावक, ना चैनम क्लेदयं तापोस, ना शोषयति मार्ग। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि उसे जला सकती है, ना ही वायु से सुखा सकता है, और ना ही जल उसे भिगो सकता है। यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। वाह वाह, आपका लड़का तो गुणवान है, जीवन में आगे प्रगति करेगा। देख लेना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। उन दिनों घर पर आए हुए प्रत्येक आगंतुक अभ्यागतों के सामने इन्हें पेश किया जाता। ये बारी बारी से काशी राम, दासी महाभारत, प्रतिवास रामायण और रामचरितमानस के गीतों और कांडों का सस्वर पाठ करने लगते। सुनने वाले चकित रह जाते जब ये अर्थ समझाने लगते। उन्हीं दिनों हमारे घर के सामने से वैष्णव भिखारियों का एक दल आया हुआ था। वो बंगला कीर्तन गा गा कर भीख मांगते। मर्द एक तारा बजाता, औरत करतार बजाकर गाती। वो जब मेरे दरवाजे पर आए, मैं ढोल बजाकर कलम भंजन गाने लगा। कृष्णा चूरी कई लोगों में हमारे सुनार गेंडू ए कृष्णा चूरी। वैष्णवी मेरा गीत सुनकर हंसी, फिर फूट फूट कर रोने लगी, करतार बजाकर गाने लगी। पता नहीं क्यों उसके गाने के बाद उसे देखकर मैं भी रोने लगा। मुझे लगा वो मेरे अपने लोग हैं, मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा गया है पकड़कर। वो मेरे अपने लोग हैं, मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा गया है पकड़कर। चोर, बदमाश, कामचोर, हरामखोर, मेरे बेटे को बहकाने आए हो? भाग जाओ यहाँ से, नहीं चालान कटवा दूंगा। आओ यहाँ से। क्या दो अंदर? शायद हर बीमार आदमी अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहता है। सभी मुकद्दमेबाज पिताओं की तमन्ना होती होगी कि उनका बेटा वकील बने। मेरे पिताजी मुझे वकील बनाने का सपना देखते थे। कचहरी से लौटकर आते और वे निशी बाबू, तारा बाबू, हसन इमाम वगैरह वकील बैरिस्टरों के जिन्हें बहस का जीता जागता चित्र हमारे सामने उपस्थित कर देते थे। किंतु एक बार स्कूल की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि तुम पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते हो, कारण सहित बताओ। तब मैंने उत्तर में लिखा था कि मैं अपने गांव के पास वाले स्टेशन सिमराहा स्टेशन का स्टेशन मास्टर बनना चाहता हूँ। और कारण बताते हुए मैंने लिखा था, सिमरा स्टेशन का स्टेशन मास्टर सदा चुपचाप बैठकर लिखता रहता है। दिन में 2 बार गाड़ी आती जाती रहती है। स्टेशन के किनारे खजूर के पेड़ में बया के घुसने। स्टेशन मास्टर की स्त्री बड़ी नेक है।
चिड़िया दिन भर चहचहाती रहती है और स्टेशन मास्टर गरीबों को मुफ्त में दवाई बांटता है। और जब कार का घंटा बजता है, स्टेशन मास्टर उठकर घंटा देता है और पुकारता है, ए मुखलाल, गाड़ी छोड़ा, घंटा दो। पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर नहीं बना, वकील नहीं हो सका, सिमराहा स्टेशन का स्टेशन मास्टर भी नहीं बन पाया। आज तक वह तमन्ना मन में है। सिमराहा स्टेशन पर नजर पड़ते ही मेरी आंखों के सामने सैकड़ों तस्वीर नाचने लगती है। पानी पाड़े, पैडमान, जनक सिंह, रिलीफिया, जनक सिंह की अधेड़ औरत, मटरा, तराकी, जगमोहन साहब, उसकी बीवी, वह गोरी सोनारी, उसके दुकान की जलेबी, स्टेशन मास्टर का क्वार्टर, ग्रामोफोन और पूर्वी बंगाल के मोटे मुसलमान स्टेशन मास्टर का बेटा मकबूल, जो हुबहू देखने में मेरे जैसा था। और मकबूल, आप फणिंदर कैसे हो? ये दादा, ये दो फणिंदर। अरे तुम जुड़वा तो नहीं हो? नहीं सहोदर भाई है तुम्हारा। चलो भाई, असली हो तो घर पहुंच जाना, हमें पहचान नहीं पाएंगे। बाहर के लोग हमें सहोदर भाई समझते थे। कई बार इसके बाप और मेरे पिताजी को भी भ्रम हो गया था। अनेक घटनाएं, सैकड़ों चेहरे, बहुत सी बातें सिर्फ इस स्टेशन पर पहुंचकर याद आते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ये स्टेशन से मुझे ही अच्छा लगता है। वाओ, कितना सुंदर है, सचमुच बहुत ही सुंदर है। ओह माय गॉड, व्हाट अ हेलो। क्या स्टेशन है, क्या स्टेशन। अपनी इस फिल्म का शूटिंग हम यहीं पे करेंगे। देखो जी सर। यहाँ से कैमरा लगाएंगे। जी सर। ये सामने वाला पेड़, बिल्कुल सर, आ जाएगा। और वो गलियां, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सामने वाला घर, जी सर। सब कुछ दिखाएंगे। बिल्कुल सर। और सबसे पहले ये, बिल्कुल सर। यहाँ से हीरोइन आएगी। ये आई हीरोइन। और हीरो आएगा यहाँ से। ये आया। हीरो हीरोइन दोनों आपस में मिले। क्या शॉट है। किंतु 2 वर्ष पहले जब बंबई कलकत्ता के फिल्मी में आउटडोर शूटिंग के लिए आए तो एक छोटे से गवई स्टेशन ने उन्हें भी मोह लिया। दूर तक फैले हुए खेत, छोटे छोटे गांव, दूसरी ओर सपाट मैदान, सामने विशाल बरगद का पेड़। कैमरामैन सुब्रत बाबू ने अपने गले में लटकते हुए आला से आग सटाकर दिशाओं को देखा। चटर्जी मोशाई में कई स्केच आके। भट्टाचार्य ने अपनी तलहथियों से फ्रेम बनाकर सिमराहा गांव के बीच गुजरने वाली कच्ची सड़क के लॉन्ग शॉट का अंदाजा लगाया। सचमुच क्या अद्भुत जगह। अरे भाई साहब, अरे बीच में क्यों आ गया? अब हीरो हीरोइन के बीच विलन बनने के, अरे कहाँ से आ गया? अरे मैं विलन थोड़ी ना हूँ, मैं तो हीरो हूँ। पहले बाद में बनाएंगे आपको हीरो। सुनो जरा, चुन्नू लाल हलवाई के लड़के यहाँ से दिखना मत। यहाँ पर ये गांव वाले लोग कैसे आए? डायरेक्टर साहब नाराज हो गए, जवाब मुझे देना पड़ता। निकलो यहाँ से। सिमराहा स्टेशन के प्रति मेरे गुप्त प्रेम की बात सिमराहा का बद्री भगत भी जानता था। तो वो मेरा हमउम्र नहीं है, मुझसे 3-4 साल का छोटा है। पान खा खा के उसके दांत कत्थई हो गए, लेकिन नॉवेल पढ़ पढ़कर और सिनेमा देख देख कर वह आज एक विज्ञ पाठक और प्रौढ़ दर्शक हो चुका है। वो मुझसे जब भी मिलता है पूछता है, अरे भाई साहब, आप जो स्टेशन के बारे में कहानी लिखे थे वो तो छपी नहीं, क्यों नहीं छपी? ऐसा करिए, उसका नॉवेल बना लीजिए, आप 1 नंबर आएगा। बद्री ठीक कहता है, मुझे एक नॉवेल लिखना होगा। रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, पंचतंत्र आदि मोटे ग्रंथों के अलावा
सप्ताह में आने वाली पत्र पत्रिकाओं की याद आती है। वेंकटेश्वर समाचार, रंगपुर पत्रिका, सैनिक, प्रताप, प्रवासी, वेंकटेश्वर समाचार, हितैषी। हितैषी मुझे इसलिए प्रिय है, वो हमारे गांव से 8 माइल पश्चिम सिमरबड़ी गांव में प्रकाशित होती है। हस्तलिखित नहीं, सुमुद्रित सचित्र मासिक पत्रिका। इसके पाठक और श्रोता अफ्रीका, फिजी और मॉरिशस में भी हैं। इसके संपादक श्री रामदेनी तिवारी जी से मेरे पिताजी का घनिष्ठ परिचय है। पिताजी हमेशा उनके बारे में कहते रहते हैं। तिवारी जी कविश्चर हैं, सुराजी हैं, नाटक खेलते हैं, नाटक लिखते हैं, किस्सा लिखते हैं। तिवारी जी हास्य रसावतार हैं, जहां रहते हैं सबको हंसाते रहते हैं। ये देखो इनकी नई किताब, भैया जी की घोड़ी। दिन दिखाड़े खेत उजाड़े, बची न मड़वा तोड़ी, भैया जी से बढ़कर निकली भैया जी की घोड़ी। भैया जी अर्थात जमींदार का पटवारी। जमींदारों के प्रबल प्रताप के जमाने पर, जमींदारी प्रथा पर, जमींदारों पर ऐसा करारा व्यंग और ऐसी यथार्थवादी कहानी, और वही था पहला उपन्यास जिसे जीवन में मैंने पहली बार पढ़ा था। 1930 नमक कानून तोड़कर विदेशी वस्त्रों की दुकान पर, शराब की भट्टी पर धरना देने वाले देश के सेवक जेल जा रहे थे। सुराजियों को आश्रय देने वालों को पुलिस वाले परेशान करते। ऐसे ही दिन हाथ में तिरंगा लिए एक वॉलेंटियर के साथ अधेड़ व्यक्ति हमारे घर पर आए। पिताजी प्रसन्न हुए। आइए आइए आइए, नमस्कार, कैसे है? तिवारी जी आए हैं। तिवारी जी द्विजदिनी जी, हितैषी के संपादक, शिव विवाह नाटक और भैया जी की घोड़ी के लेखक। भक्तिपूर्ण प्रणाम करने के बाद मैंने उन्हें राष्ट्रीय सिंहनाथ नामक किताब से रटी हुई एक कविता सुनाई थी। सुन लो भैया केसुराज। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए मेरे पिताजी से कहा था, वाह, अब देखिएगा एक दिन आपका लड़का बहुत बड़ा नाम करेगा। बस आपका आशीर्वाद है बच्चे पर। उन्हीं के आशीर्वाद के बल पर मैंने तुकबंदी शुरू की। कवि सम्मेलनों में जाकर समस्या पूर्ति कर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हीं के आशीर्वाद के बल पर मैं विद्यार्थी आंदोलन में भाग लिया और उन्हीं की स्वीकृति से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया और उन्हीं के आशीर्वाद पर सन 1942 भागलपुर सेंट्रल जेल में उनके साथ अंतिम दिनों उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। संतोष। अन्य सेवाओं के अलावा मैंने उन्हें 3 उपन्यास पढ़ के सुनाए थे। प्रेमचंद्र का गोदान, रविंद्रनाथ का योगा योग और अज्ञेय का शेखर एक जीवनी। मृत्यु के 2-3 दिन पहले वह किसी के नाम, शायद अपने पुत्र के, एक पत्र लिखना चाहते थे। मैं प्रिजनर्स लेटर पर कलम थामे घंटों बैठा रहा। वे चित्त लेटे अपनी नाक पर उंगली रखे कुछ सोचते रहे और बहुत देर एक लंबी सांस लेकर फिर बोले, रहने दे बेटा, कुछ नहीं लिखना लिखाना है। अब सुनो, तुम कविता छोड़कर कहानी लिखना शुरू करो। उपन्यास, नाटक, हास्य व्यंग सब लिखो, सब लिखो बेटा, सब लिखो।
लेखक नहीं है। आपको पुरस्कार भी तो देना है। मैला आंचल प्रकाशित होने के बाद, प्रकाशन समारोह के बाद, मैं रात भर फूट फूट कर रोता कि भाई पिताजी दोनों में से कोई नहीं रहे यार, वो होते तो। 1940-41 में दशा सुबेग में हम जिस मकान में रहते थे वो चित्तरंजन पार्क के ठीक सामने था। उन दिनों उस मकान का नंबर था 17/131। घर की खुली छत पर बैठकर पार्क के बगल वाली दोनों सड़कों से आने जाने वाले लोगों को मैं घंटों देखता रहता था। उन दिनों मैं नया नया नास्तिक हुआ था, लेकिन गंगा नहाकर आए हुए लोगों की पवित्र देह को छूकर आने वाली हवा मेरे मन में असंख्य पूजा के फूल खिला जाती थी। उन्हीं दिनों उसी सड़क पर एक दिन एक लड़की पर नजर पड़ी। उसे देखते ही लगा कि मैं उसे पहचानता हूं और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। घाट पर कीर्तन मंडली की दर्शकों में वो कहीं खो गई, लेकिन मेरी आंखों ने उसे ढूंढ निकाला। मैं निहारता रहा, अपलक। कहां देखा है? पूर्व जन्म में कहां देखा है? वो रोज अपनी मां के साथ आती थी। जिस दिन वो नहीं आती थी मैं बेचैन हो जाता था। कीर्तन समाप्त होने के बाद मैं उसकी प्रतीक्षा करता था और फिर उस पर दृष्टि पड़ते ही मेरे रोम रोम बज उठते थे और मैं उसके पीछे पीछे कालीस्थान गली होते हुए अंधी गली तक। मैंने उसका घर देख लिया था, उसका नाम भी जान लिया था। दिन रात उसी की चिंता, उसी का ख्याल। 1 साल तक उसके प्रेम में मैं पागल होकर उसके पीछे घूमता रहा। वो जहां भी जाती, गदोलिया गली, बांस फाटक, हम साथ होते और हमारी आंखें चार होते ही उसका चेहरा लाल हो जाता और मेरी कनपटी गर्म हो जाती, कलेजे की धड़कन बढ़ जाती थी। लेकिन उससे मैं कभी कुछ कह नहीं पाया, कभी साहस ही नहीं। एक दिन एक मिठाई की दुकान पर उसने मुझसे कुछ कहते कहते रुके। बस इतना ही। और फिर एक दिन अचानक से वो कहीं खो गई। फिर मुझे कभी नहीं, कभी नहीं। 1958 इलाहाबाद, मोहल्ला लूकरगंज में हमारे घर के सामने वाले खुले मैदान में फुटबॉल मैच से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक के आयोजन होते थे। उस बार सुबह उठकर सरस्वती पूजा के दिन मैं संगम नहाने गया। वहां निराला जी के दर्शन हुए। आशीर्वाद और फूल लेके मैं प्रसन्नचित्त लौटा। महान दिवस। लौटकर देखा मैंने, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। पुष्पांजलि देने वाले नर और नारियों की भीड़ लगी। मैं भी पुष्पांजलि देने गया। वहां बंगाली पुरोहित चिल्ला रहे थे, यही बारिश है, आर अंजलि हो गए ना। भीड़ में एक महिला अपने 5 वर्षीय बालक का हाथ पकड़े पुरोहित जी से कुछ कह रही थी। पीली धोती और सफेद कुर्ता पहने, हाथ में स्लेट लिए उस बालक को देख के मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। इसी प्रकार मैंने उस पर लिखा था, ओम नमः सिद्धम। हाथे घड़ी संपन्न होने के बाद उस महिला ने अपने पति से कुछ कहा। पुरोहित जी ने फिर चिल्लाया, ए बात शेष अंजलि। फिर
उस महिला से मेरी आंखें चार हुई। मैंने उसे पहचान लिया। उसके चेहरे पर तरह तरह के भाव आए गए। उसने अपने पति से कुछ कहा और मेरे पास आकर बोली, चीनी चीनी मने होछे? ना, आप मुझे नहीं पहचानते। अवश्य आमी चीनी आपने आपनी बेनारस से छेले? किछु दिन छिला। उसने मुझसे कहा कि आप जाने पहचाने से लग रहे हैं। मैंने उसे बताया कि आप मुझे नहीं पहचान पाई, मगर मैं आपको अवश्य पहचान गया हूँ। उसने मुझसे बोला कि आप बनारस में तो नहीं रहते। मैंने उसे बताया कि मैं कुछ दिन वहां रह चुका हूँ। उसके जाते ही भीड़ में से एक किशोरी कन्या निकल आई और अपनी माँ से बोली, माँ, आज की रात रमेश सुमिति दिखाना हो पे एक खाने। मैं अवाक खड़ा उस बालिका को देखता रहा। चलते चलते काशी के दशाश्वमेध घाट पर पहुंच गया। न जाने कब पुरोहित जी ने प्रारंभ किया। बोलिए। ओम भद्रकाले नमो नित्यं, सरस्वते नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने। ध्यान करते समय मानस पट पर उसी किशोरी कन्या की मूर्ति अंकित हो गई। चलिए जल्दी जल्दी बाबा जी के दर्शन का समय समाप्त हो चुका है। पुष्पांजलि अर्जित कीजिए, बढ़ते चलिए, यहाँ से प्रसाद लेते चलिए। बाबा जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी आप सब पर। चलिए चलिए, ये लीजिए, ये लीजिए, चलते चलिए। साहित्य रचना स्कूल कॉलेज की मैगजीन को छोड़कर 1945 में कलकत्ता के विश्वामित्र में मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई, बट बाबा। 1947-48 तक करीब 1 दर्जन कहानियां विश्वामित्र में ही प्रकाशित हुई। पहलवान की ढोलक, जीवन के धुले हुए रंग, कलाकार, पार्टी का भूत। दीपावली विशेषांक सन ईस्वी याद नहीं। 1948 में पटना के साप्ताहिक जनता में रिपोर्टाज लेखन, जय गंगा और बाढ़ पर आधारित डायन कोसी, एक टू आस्ते आस्ते और एक शरणार्थी कैंप में लिखित पत्र जिसे मेरे संपादक मित्र ने छाप दिया। और उस पत्र के छपते ही पार्टी के बाहर वहां के स्थानीय साहित्यकारों में हाहाकार मच गया। पंचायत बैठी और स्वयं साथी जयप्रकाश नारायण ने कहा, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस लेख पर गिरा लगा दिया जाए और उपसंहार करते हुए चंद सत्र और। मैंने रात में भैंस चराया है, पानी में भीग कर मछली का शिकार किया है, जाड़े की भोर में सुबह 3 बजे उठकर तीसी के फूले हुए खेतों में बटेर फंसाया है, कलाली भट्टी में बैठकर दारू पी पी कर झूम झूम कर गीत गाया है, बारातों में घोड़ा दौड़ाया है, गांव वालों के साथ सर में पगड़ी बांधकर लाठी से बाघ का शिकार किया है। बोलो हे पंचों अर्थात औराही हिंगना के निवासियों, क्या मैं झूठ कहता हूं? बोलो बोलो। और ये औराही हिंगना के निवासी ही बताएंगे कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। लेकिन मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, सुकर या कुकर, ये सारी स्मृतियां ही मेरी पूंजी हैं। ये सारी स्मृतियां ही मेरी पूंजी हैं। ये सारी स्मृतियां ही मेरी पूंजी हैं। ये सारी स्मृतियां ही मेरी पूंजी हैं।